नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, अपन पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से साना साना हाथ जोड़ी, जिसको लिखा है मधु कांकरिया ने। बच्चों, लेखिका मधु कांकरिया जो है, ये एक यात्रा वृत्तांत है। उसमें लिख रही है कि वो हिमालय की यात्रा कर रही है, जिसमें अभी वो सिक्किम यानी कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक शहर में है। और गंगटोक बहुत ही सुंदर और मेहनतकश बादशाहों का शहर है। इसकी सुंदरता के बारे में लेखिका लिखती है कि ऐसी है कि एक सम्मोहन सा जगाती है। इसके बाद में लेखिका को युमथांग के लिए निकलना था, लेकिन लोगों ने बताया कि अगर मौसम साफ़ हो तो हिमालय की जो सबसे बड़ी तीसरी चोटी है कंचनजंगा, वो गंगटोक से साफ दिखाई देती है। लेकिन लेखिका ने कोशिश करने के बावजूद भी मौसम साफ़ नहीं होने के कारण उनको कंचनजंगा नहीं दिखी। दूसरे दिन उसी दिन सुबह उनको युमथांग निकलना था। युमथांग जो है बहुत ही सुंदर रास्ता है। युमथांग का जगह जगह पे फूल खिल रहे हैं और रास्ते में लेखिका देख रही है कि श्वेत और रंगीन जो पताका है उनको रास्ते में सड़क के दोनों तरफ नज़र आ रही हैं। तो नार्गे ने उनको बताया कि जब किसी भी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे 108 श्वेत पताकाएँ लगाई जाती है, और जब किसी का कोई शुभ कार्य होता है तब रंगीन पताकाएँ जो है वो लगा दी जाती है। इनको हटाया नहीं जाता, ये स्वतः ही नष्ट हो जाती है। आगे रास्ते में एक वो जगह थी जहाँ किम लॉन्गस्टॉक, जहाँ पे गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, और दो वहाँ स्थानीय जनजातियों की लंबे समय से हो रहा उनका जो झगड़ा था, उसके लिए वहाँ पे शांति वार्ता हुई थी और उसके लिए एक स्मारक के रूप में पत्थर भी लगाया हुआ था। आगे देखते हैं कि कुटिया में जो है वो चक्र घूमता हुआ दिखाई दिया, और वो चक्र था व्हील पे प्रेयर व्हील, जिसको घुमाने से जो है सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका मन में सोचती हैं कि चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ हो, इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी देश की जो आत्मा है वो एक जैसी है। अवधारणाएं, विश्वास, आस्था, पाप, पुण्य, कल्पनाएं, ये सब जो है आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, सब जगह आपको एक जैसी मिलेगी। तो चलो बच्चों, चलते हैं अभी आज का चैप्टर स्टार्ट करें। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियाँ और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखने वाले बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट और वैभव रूप के साथ में सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों के काम्य हिमालय पल पल परिवर्तित होता हिमालय। लेखिका कह रही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, घर, लोग, रास्ते में मिलने वाले लोग, घर जो है वो ओझल होते जा रहे हैं, और हिमालय का जो विस्तृत रूप है, विराट रूप है, वो सामने दिखने लगा है। वही हिमालय जो सब दर्शकों का, यात्रियों का प्यारा हिमालय, जिसको देखने की सबकी कामना होती है, और पल पल परिवर्तित होता हिमालय। देखते ही देखते रास्ते वीरान, सड़कें संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी और वादियाँ चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच
और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूँ लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। तो लेखिका कह रही है कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ते जो है संकड़े होते जा रहे हैं, वीरान होते जा रहे हैं और जलेबी की तरह घुमावदार होते जा रहे हैं, और हिमालय का विशालकाय रूप जो है वो स्पष्ट नज़र आने लगा है। घटाएं जो है वो गहराती गहराती पाताल नापने लगी और वादियाँ जो है वो चौड़ी होने लगी। रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कि हम किसी हरियाली वाले गुफा की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडी बाहर निकाल कर मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर को देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंद मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को। सिलीगुड़ी से हमारे साथ थी यही तिस्ता नदी, पर यहाँ पे उसका सौंदर्य जो है वो पराकाष्ठा पर था। इतनी सुंदर नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़ियों के पंखों की तरह हल्की थी। लेखिका कह रही है कि सारे सैलानी जो है वो इस जो है रास्ते की सुंदरता का लुत्फ़ उठा रहे और गाना भी गा रहे, लेकिन मैं जो है वो बिल्कुल शांत थी किसी ऋषि की तरह, और सारे दृश्यों को अपने मन के कैमरे से अपने भीतर जो है वो खींच रही थी। लेकिन भीतर ही भीतर कुछ पिघल भी रहा था। कभी लेखिका खिड़की से बाहर मुंह निकाल करके आसमान छूते पर्वतों को देखती, तो कभी झरनों को देखती, तो कभी नदी के उन गुलाबी गुलाबी पत्थरों को देखती जिसमें इठला इठला कर तिस्ता नदी जो है वो बह रही है। यही तिस्ता नदी जो है उनके साथ में सिलीगुड़ी से थी, लेकिन यहाँ पे उसका रूप जो है वो अलग ही देखने को मिल रहा है। लेखिका कह रही है कि मैंने पहली बार इतनी सुंदर नदी देखी। लेखिका इस नदी को देख करके रोमांचित थी, पुलकित भी थी और चिड़िया के पंखों की तरह हल्की भी। आगे चलते हैं। मेरे नागपति, मेरे विशाल, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए, पर तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। लेखिका कह रही है कि आगे देखते हैं कि विशाल हिमालय जो है वो का दर्शन हो रहा था, और लेखिका मन ही मन हिमालय को सलामी देना चाह रही थी। लेकिन उसी समय जीप वहाँ रुकती है और देखती है कि वहाँ पे जो है सेवन सिस्टर फॉल दिखाई दे रहा है। सब लोग जो है उसकी फ़ोटोज़ अपने कैमरे में खींच रहे थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर झरने के संगीत के साथ में आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पाँव डूब गया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। लेखिका कह रही है कि सब जो है खुशी खुशी अपने कैमरे से फ़ोटो खींच रहे थे, लेकिन लेखिका चुपचाप सी उस नदी के किनारे किसी पत्थर पर जाके बैठ गई, जैसे किसी आदिम युग की जो अभिश्रप जिसको श्राप मिला हुआ हो वो राजकुमारी हो, और उस नदी के संगीत को अपने आत्मा के संगीत के साथ में मिला करके सुनने लगी। लेकिन और थोड़ी ही देर में बाद में जैसे ही लेखिका नदी में पाँव डुबोती है तो उसका मन जो है वो अंतर तक भीग जाता है और उसका मन काव्यमय हो उठता है।
जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना इस अद्भुत अनूठे क्षणों में भी मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत होता हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगूं। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेखिका चुपचाप नदी के किनारे किसी पत्थर पर बैठ करके उस झरने के अनूठे क्षणों को अपने अंदर जो है वो महसूस कर रही थी, उसकी शक्ति का एहसास जो है वो महसूस कर रही थी। और लेखिका उस नदी के बहने को भी महसूस कर रही थी कि मैं भी नदी के साथ में स्वयं को बहते हुए जो है सरहदों के पार नदी के साथ साथ बहना चाहती हूँ और अपने भीतर जितनी भी पाप हैं, जितने भी दुष्वासना है, जितनी भी तामसिकता है, वो इस नदी में मेरे साथ बह जाए। और लेखिका कह रही है कि मन हुआ इसके साथ बहती ही चलूं और इस झरने की पुकार को सुनती ही रहूं। जितने में ही उसका गार्ड जो है जितेन वो आ जाता है और वो कहता है कि मैडम चलो आगे, इससे भी सुंदर सुंदर नज़ारे जो है वो देखने को मिलेंगे। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं प्लस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादलमय। लेखिका जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रास्ते में ऐसे लग रहा है कहीं पे प्रकृति ने, जहाँ हरियाली हरियाली है तो ऐसे लगता है जैसे प्रकृति ने मोटे हरे रंग का कालीन ओढ़ लिया है, तो कहीं पे हल्के पीले रंग का। ऐसे लगता है कहीं पथरीले पहाड़ आते हैं तो ऐसे लगता है कि प्लस्तर उखड़ी हुई दीवार हो। और देखते ही देखते जो परिदृश्य, ये सारे परिदृश्य जो है वो छूमंतर हो गए। ऐसे छूमंतर हो जाते जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। और आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो सब कुछ बादलमय दिखाई देता है और बादलों की एक मोटी चादर जो है वो दिखाई देती, सब कुछ बादलमय हो जाता है। इस प्रकार से लेखिका जो है अपने रास्ते के अनुभवों को लिखती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।